नमस्ते। द मूवी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्प्लाइस दिखाऊंगा। सावधान, आगे स्पॉइलर हैं। ध्यान रखें और सावधानी बरतें। दो वैज्ञानिक क्लाइव निकोली और एल्सा कास्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं और न्यूस्टेड नामक कंपनी के लिए काम करते हैं। यह कंपनी विभिन्न प्रयोग करती है जिसमें अलग अलग जानवरों के डीएनए को जोड़कर नई प्रजातियां बनाना शामिल है, जिनका उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कई असफल प्रयासों के बाद क्लाइव और एल्सा अंततः अपने मिशन में सफल हो जाते हैं। दोनों अपनी रचना को आश्चर्य से देखते हैं और दो भयावह प्राणियों का नाम फ्रेड और जिंजर रखते हैं। इन प्राणियों का उद्देश्य पशुधन के लिए औषधीय प्रोटीन उत्पन्न करना था। अपने प्रयोग के शानदार परिणाम और संभावित अवसरों को देखकर क्लाइव और एल्सा अनुमान लगाते हैं कि वे फ्रेड के लिए इस्तेमाल की गई स्प्लाइसिंग तकनीक को मनुष्यों पर लागू कर सकते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह तकनीक अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी वर्तमान में असाध्य बीमारियों के लिए चमत्कारी इलाज हो सकती है। उनकी इस योजना को उनके नियोक्ताओं जोआन चोरोट और विलियम बार्लो से हरी झंडी नहीं मिलती, जो युवा वैज्ञानिकों को मानव प्रयोग करने से सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि इससे कंपनी को बदनामी हो सकती है। क्लाइव और एल्सा गुप्त रूप से अपने प्रयोग जारी रखने का फैसला करते हैं। कई असफल प्रयासों के बाद दोनों एक सफल मानव पशु स्प्लाइस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अपने वैज्ञानिक सफलता से उत्साहित होकर एल्सा जेनेटिक सामग्री को जन्म कक्ष में ले जाती है ताकि उनकी रचना का विकास शुरू हो सके। क्लाइव इस विचार का विरोध करता है, लेकिन एल्सा प्रयोग को जारी रखने के लिए उत्सुक है क्योंकि यह कई मानव बीमारियों का समाधान हो सकता है। वह क्लाइव को आश्वस्त करती है कि चिंता न करें, क्योंकि वे प्राणी को पूर्ण अवधि तक पहुंचने से पहले नष्ट कर देंगे ताकि किसी को पता न चले। क्लाइव मशीन शुरू करता है और गर्भाधान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाद में क्लाइव अपने एक सहकर्मी से बात कर रहा होता है। वह युवक पूछता है कि वह और एल्सा क्या काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाइव सवाल को टाल देता है। इस बीच एल्सा को इंक्यूबेटर की जांच करते हुए देखा जा सकता है। जब प्राणी की दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है तो वह तुरंत चिंतित हो जाती है, लेकिन जल्द ही राहत महसूस करती है जब धड़कन फिर से शुरू हो जाती है। काम खत्म करने के बाद एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट में आराम कर रहे होते हैं और बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की बात कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान बच्चे पैदा करने का विषय आता है, जिससे एल्सा स्पष्ट रूप से घबरा जाती है। उनकी बातचीत क्लाइव के फोन पर अलार्म बजने से बाधित हो जाती है। वे तुरंत लैब की ओर दौड़ पड़ते हैं। पता चलता है कि भ्रूण जन्म के लिए तैयार है, हालांकि यह अपने नियोजित जन्म से महीनों पहले है। क्लाइव और एल्सा की मशीन को ठीक करने और प्राणी को जन्म लेने से रोकने की कोशिशें असफल रहती हैं और इस प्रक्रिया में एल्सा का हाथ घायल हो जाता है। प्राणी जन्म लेता है और इससे पहले कि वह भाग जाए और अधिक नुकसान करे, क्लाइव उसे प्लास्टिक कंटेनर के नीचे फंसाने में कामयाब हो जाता है। वह एल्सा की मदद करने जाता है, जो अपने घाव के कारण, जो संभवतः प्राणी के जहर से संक्रमित हो गया है, तड़प रही है और बेहोश हो रही है। क्लाइव उसे कुछ दवा इंजेक्ट करता है और वह सामान्य हो जाती है। एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट लौट आते हैं। जन्म ने दोनों को गहराई से झकझोर दिया है और क्लाइव कहता है कि उन्हें अपनी रचना को नष्ट कर देना चाहिए। एल्सा कहती है कि इस स्थिति से अभी भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन क्लाइव प्राणी को नष्ट करने पर अड़ा रहता है। जल्द ही दोनों प्राणी को मारने के लिए लैब जाते हैं, लेकिन इनक्यूबेटर में एक मृत शरीर जैसा कुछ पाते हैं। नजदीकी जांच पर एल्सा को पता चलता है कि इनक्यूबेटर में बहुत सारा मृत ऊतक है, लेकिन प्राणी का पूरा शरीर गायब है। लगभग तुरंत ही उसे छोटे तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है जो उसकी ओर आ रही है। उसे एक छोटा मुर्गी जैसा प्राणी मिलता है जो उस पर छाप छोड़ता है। एल्सा और क्लाइव प्राणी को बेहोश कर देते हैं और उसका अध्ययन शुरू करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह जहर छोड़ सकता है, हालांकि इसके डीएनए में कोई शिकारी जीन नहीं था। जैसे जैसे प्राणी का जीवन आगे बढ़ता है, यह पता चलता है कि इसके दोषपूर्ण डीएनए के कारण यह तेजी से उम्र बढ़ रहा है। उसी रात क्लाइव बार्लो से मिलता है, जो उसे सूचित करता है कि अगर वे जिंजर और फ्रेड से औषधीय प्रोटीन बेच नहीं पाए तो न्यूस्टेड बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा और इसका दोष क्लाइव और एल्सा पर आएगा। 1 महीना बीत जाता है और प्राणी बहुत बड़ा हो गया है। इसके व्यवहार के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें एक मानव बच्चे के स्तर की बुद्धि है। एल्सा प्राणी के साथ एक बंधन बनाती है, इसे विज्ञान प्रयोग की बजाय बच्चे की तरह मानती है, जिससे क्लाइव चिंतित हो जाता है।
वह प्राणी को उसके कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर निकालती है और उसके स्टिंगर का कवर हटा देती है। प्राणी खिलौनों से नर्ड शब्द बनाता है। जब वह एल्सा की शर्ट पर कंपनी का नाम देखता है तो एल्सा इसका नाम ड्रेन रखती है, जो नर्ड को उल्टा लिखा हुआ है। ड्रेन के प्रति एल्सा का व्यवहार क्लाइव के साथ बहस का कारण बनता है। जाहिर तौर पर उनका प्रयोग उजागर होने के खतरे में है, क्योंकि उनकी लैब का नवीकरण होने वाला है, जिससे किसी के लिए उनका निषिद्ध प्रयोग देखने की संभावना खुल जाती है। तभी क्लाइव का भाई और सहकर्मी गैविन उस कमरे में चुपके से उनकी बातचीत सुनने के लिए घुसता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ड्रेन से टकरा जाता है। डरकर वह तुरंत भाग जाता है। ड्रेन को गुप्त रखने के लिए क्लाइव और एल्सा ड्रेन को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छिपाकर और उसे भंडारण क्षेत्र में ले जाकर छिपाने का फैसला करते हैं, ताकि किसी की नजर न पड़े। उनके निराशा की बात यह है कि ड्रेन को बहुत तेज बुखार है, जिससे एल्सा बहुत चिंतित हो जाती है। एल्सा और क्लाइव जल्दी से ड्रेन को ठंडे पानी के स्नान में डालते हैं ताकि उसका बुखार कम हो। जब क्लाइव ड्रेन को पानी के नीचे रखता है तो पता चलता है कि प्राणी ने संदिग्ध फेफड़े विकसित कर लिए हैं। उसी रात एल्सा ड्रेन की देखभाल करती है, उसे एक बारबी गुड़िया देती है, जिसे उसे अपनी मां से बचपन में छिपाना पड़ा था। समय बीतने के साथ ड्रेन काफी बड़ा हो गया है और उसका रूप अधिक मानवीय और स्त्री जैसा हो गया है। जब एल्सा और क्लाइव आपस में मजाक करते हैं और सोफे पर संभोग करते हैं तो ड्रेन अगले कमरे से चुपके से उन्हें देखता हुआ दिखाई देता है। अगले दिन क्लाइव और एल्सा अपनी मूल हाइब्रिड रचनाएं फ्रेड और जिंजर को जनता के सामने पेश करते हैं। दुर्भाग्यवश प्रस्तुति भयानक रूप से गलत हो जाती है, क्योंकि दोनों प्राणी अत्यंत हिंसक हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं। स्थिति की जांच करने पर क्लाइव और एल्सा को पता चलता है कि जिंजर नर में बदल गया था। इसका कारण अज्ञात रहा। एल्सा और क्लाइव ड्रेन को एल्सा की मां के पुराने फार्म हाउस में ले जाने का फैसला करते हैं। फार्म पर पहुंचने पर ड्रेन भोजन की तलाश में भाग जाता है। ड्रेन का कमरा खलिहान में स्थापित करने के बाद एल्सा और क्लाइव फार्म हाउस में जाते हैं। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक गंदा कमरा मिलता है, जिसमें एक बिस्तर, एक कुर्सी और एक बाल्टी है, जो संकेत देता है कि एल्सा का बचपन अपमानजनक माहौल में बीता था। इस बीच ड्रेन फार्म पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। अपने रचनाकारों के काम पर हमेशा गायब रहने और केवल एक बिल्ली के साथ रहने के कारण ड्रेन विद्रोही हो जाता है, जिसे क्लाइव अच्छे से लेता है, लेकिन एल्सा इससे गहराई से परेशान हो जाती है। ड्रेन को नियंत्रित करने के लिए एल्सा घर पर रहने और ड्रेन का साथ देने का फैसला करती है। ड्रेन को खुश करने के लिए एल्सा उसे मेकअप और गहनों से सजाती है, जो उसकी मां ने उसे बचपन में सख्ती से मना किया था। जब एल्सा मेकअप टेबल की जांच करती है तो उसे क्लाइव की कई तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं। एल्सा की खोज से ड्रेन घबरा जाता है और अपनी बिल्ली के पास भाग जाता है, जिसे एल्सा छीन लेती है, ड्रेन को बताते हुए कि उसे वह सब नहीं मिल सकता जो वह चाहता है, जो कि बड़े होने का हिस्सा है। जब क्लाइव घर आता है तो वह ड्रेन को उदास देखता है और उसे खुश करने के लिए संगीत चालू करके उसके साथ नाचने की कोशिश करता है। नाचते समय क्लाइव को ड्रेन के प्रति निषिद्ध भावनाएं महसूस होती हैं और उसे जल्द ही एहसास होता है कि एल्सा ने ड्रेन बनाते समय अपने डीएनए का उपयोग किया था। वह एल्सा से इसका सामना करने जाता है, दोनों में टकराव होता है और क्लाइव चला जाता है। क्लाइव के जाने के बाद एल्सा ड्रेन को वह बिल्ली वापस देने का फैसला करती है जिसे उसने पहले छीन लिया था, लेकिन ड्रेन बिल्ली को मार देता है, जिसके कारण एल्सा ड्रेन को थप्पड़ मार देती है। ड्रेन एल्सा पर झपट्टा मारता है ताकि वह खलिहान की चाबी चुराकर भाग सके, लेकिन वह बेहोश हो जाता है और ऑपरेटिंग टेबल पर बंध जाता है। एल्सा ड्रेन के गहने और कपड़े उतारना शुरू करती है और उसके हिंसक व्यवहार के कारण उसका स्टिंगर हटा देती है। जब क्लाइव आता है तो एल्सा स्टिंगर को लैब में ले जाती है ताकि प्रोटीन का पता लगाया जा सके और अपने काम के लिए उन्हें संश्लेषित किया जा सके। अगले दिन क्लाइव फार्म पर एल्सा से मिलने जाता है, लेकिन उसे ड्रेन मिलता है, जो उसे बहकाने की कोशिश करता है। क्लाइव शुरू में मना करता है, लेकिन अंततः ड्रेन के प्रलोभन में आ जाता है और दोनों संभोग करते हैं। इस दौरान यह देखा जा सकता है कि ड्रेन ने पहले काटे गए स्टिंगर को पुनर्जनन कर लिया है। क्लाइव के लिए डरावनी बात यह है कि एल्सा उन्हें देख लेती है और घृणा में भाग जाती है। क्लाइव उसके पीछे दौड़ता है और दोनों अपनी कार में बैठकर अपने पुराने अपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं, जहां वे एल्सा के ड्रेन के प्रति विचारों को लेकर बहस करते हैं। यह पता चलता है कि एल्सा पारंपरिक रूप से बच्चा पैदा करने के बजाय एक बच्चा बनाना चाहती थी,
क्योंकि वह उस बच्चे पर नियंत्रण रखना चाहती थी जो संभवतः उसके अपमानजनक बचपन से उत्पन्न जरूरत थी। जब उनकी बहस खत्म होती है तो दोनों फार्म हाउस लौटते हैं, केवल यह पाने के लिए कि ड्रेन अपने बिस्तर पर मृत पड़ा है। वे ड्रेन के शरीर को दफनाते हैं और उसके कपड़े जला देते हैं। ड्रेन का सामान हटाते समय एल्सा को ड्रेन की अपनी तस्वीरें मिलती हैं। तभी गैविन और बार्लो वहां पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें एल्सा और क्लाइव के गुप्त प्रयोग के बारे में पता चल गया है। बातचीत शुरू करने से पहले ड्रेन अचानक प्रकट होता है, अब अधिक मर्दाना दिखता है, जो दर्शाता है कि ड्रेन ने भी जिंजर की तरह विपरीत लिंग में परिवर्तन कर लिया है। ड्रेन आक्रामक हो जाता है, बार्लो और गैविन को मार देता है और क्लाइव पर हमला करता है। एल्सा जंगल में भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि ड्रेन उसे जल्दी पकड़ लेता है। ड्रेन एल्सा को जमीन पर दबाता है और उसे जबरदस्ती संभोग करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाइव उसे पीछे से एक डाल से भेद कर रोक देता है। ड्रेन क्लाइव पर हमला करता है, जिसके कारण एल्सा ड्रेन के सिर पर एक पत्थर मारकर उसे हमेशा के लिए मार देती है। इस सब के बाद एल्सा अभी भी न्यूस्टेड की कर्मचारी है और उसे ड्रेन के शरीर में मौजूद प्रोटीन पर शोध जारी रखने की अनुमति दी गई है। जब वह खड़ी होती है तो वह स्पष्ट रूप से गर्भवती दिखाई देती है, जिससे संकेत मिलता है कि वह संभवतः ड्रेन के बच्चे को जन्म देने वाली है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।